जय हिंद साथियों। अत्यंत महत्वपूर्ण एक खंड पे हम लोग चर्चा के लिए साथ हैं। उद्देश्यपूर्ण शीर्षक आप देख रहे हैं, उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन की विशेषता यानी कि उत्तम परीक्षण की विशेषता। इसके अंतर्गत कौन से बिंदु हमको पढ़ने हैं, कौन सा कंटेंट हमको पढ़ना है। परीक्षाओं में आपने प्राय देखा होगा बहुत ज्यादा, जहां आपसे पूछा जाता है कि एक मूल्यांकन की विभेदकारिता से क्या अर्थ है, या एक मूल्यांकन कब वस्तुनिष्ठ होता है, कब विश्वसनीय होता है, मूल्यांकन की वैधता से क्या अर्थ है, या मूल्यांकन में अगर ये गुण हो तो मूल्यांकन निम्न में से कैसा होगा, वैध होगा, विश्वसनीय होगा, विभेदकारी होगा, वस्तुनिष्ठ होगा। मूल्यांकन की व्यापकता से अर्थ क्या होता है, मूल्यांकन की व्यवहारिकता से, सततता से, ये सारे जो गुण होते हैं मूल्यांकन के अंतर्गत, ये उस मूल्यांकन की एक अच्छे मूल्यांकन, उद्देश्यपूर्ण होने की, उत्तम होने की विशेषताओं का वर्णन करते हैं। तो हमारा जानने का विषय इस खंड में ये है कि मूल्यांकन की ये जो विशेषताएं जो मैंने बोली हैं, चाहे वो विभेदकारिता हो, वस्तुनिष्ठता हो, विश्वसनीयता हो, वैधता हो, व्यापकता हो, व्यवहारिकता हो, सततता हो, इनमें से प्रत्येक के अंतर्गत कौन कौन से तत्व होने चाहिए, तब इनको विभेदकारी कहा जाएगा, वस्तुनिष्ठ कहा जाएगा, विश्वसनीय कहा जाएगा, वैध कहा जाएगा। और बड़ा अच्छा खंड है परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि आप देखेंगे गत वर्ष की परीक्षाओं का जब आप बारीकी से अवलोकन करेंगे तो वहां पर इस खंड में से प्रश्न हमेशा पूछा ही गया है, हमेशा पूछा ही जाता है। मैं आपको प्रत्येक खंड पर, प्रत्येक मूल्यांकन की प्रत्येक विशेषता पर, जो हमने कहा उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन की विशेषता है, तो हम प्रत्येक विशेषता पर हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे, अच्छे से उसको समझेंगे, और एक ऐसी कहना चाहिए समझ विकसित हो जैसा प्रश्न किसी भी तरीके से घूम करके आए और हम लोग उस पर अच्छे से बात कर सके। तो मैं मूल्यांकन के जो कुछ विशिष्ट गुण जो होते हैं, उत्तम परीक्षण की जो विशेषताएं होती हैं, एक एक करके हम इन विशेषताओं को देखते हैं। और ये जो वीडियो है, ये पूरा जो वीडियो है, इस पूरे वीडियो का कंटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा में इस अकेले वीडियो से आप देखेंगे गत वर्षों में तो कई सारे सवाल 100% जब मूल्यांकन अगर जहां पे प्रश्न आते हैं वहां पे इस वजह से प्रश्न ना आए ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए एक वीडियो का ये कंटेंट आपके लिए अत्यंत उपयोगी है, आप लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे नंबर 1, मूल्यांकन की विभेदकारिता। मूल्यांकन की विभेदकारिता, डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेटिविटी ऑफ इवेल्युएशन। एक मूल्यांकन की विभेदकारिता से क्या अर्थ होता है, डिस्क्रिमिनेशन से अर्थ क्या है। आप देखिए, कोई एक मूल्यांकन परीक्षा में, और मैं प्रत्येक विशेषता के साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी मैं बताता जाऊंगा सरलतम भाषा में, जिससे आपको बड़े अच्छे से वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। मूल्यांकन की विभेदकारिता से अर्थ होता है, विभेदकारिता शब्द से आप पढ़ रहे समझ रहे हो, जो विभेद करे। किन के बीच में विभेद करे? आप किसी भी कक्षा समूह को अगर आप उठा करके देखेंगे, आप कहीं भी किसी भी विद्यालय में आप पोस्टेड हो जाए, आप देख, और कहीं भी किसी भी कक्षा का समूह हो, आप ये देखेंगे आपको प्रत्येक कक्षा में, प्रत्येक समूह में आपको 3 प्रकार के विद्यार्थियों का आप डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। एक ऐसे विद्यार्थी जो प्रतिभाशाली हैं, कक्षा के प्रतिभाशाली मतलब बाकी अन्य बच्चों की तुलना में काफी हद तक पढ़ने में ठीक है, उनके अंदर बौद्धिक क्षमताएं अच्छी है। दूसरे प्रकार के बच्चे जो औसत श्रेणी में रखे जा सकते हैं, सामान्य श्रेणी में रखे जा सकते हैं। और तीसरे प्रकार के बच्चे जो पिछड़े होते हैं, अन्य क्लास के अन्य बच्चों की तुलना में शैक्षिक तौर पर पिछड़े होते हैं, जिन्हें प्यार से मैं गधेड़े बोलता हूं। तो प्रतिभाशाली बच्चे, औसत बच्चे यानी कि सामान्य बच्चे, और पिछड़े बच्चे जो हैं, इन तीनों की पहचान आप कक्षा में कैसे करोगे? तो आपके मूल्यांकन के अंदर एक विशेषता होनी चाहिए कि वो इन तीनों प्रकार के बच्चों को पहचान सके कि कौन प्रतिभाशाली है, कौन औसत है, कौन पिछड़ा है। और ये काम आप कैसे कर पाओगे? ये काम आप ऐसे कर पाओगे, आप सोच करके देखें कि अगर आपने कक्षा में पढ़ाया है, पढ़ाने के बाद आप कक्षा में बच्चों का मूल्यांकन कर रहे हैं, उस मूल्यांकन के आपने सारे प्रश्न बड़े सरल सरल दे दिए हैं, यानी कि पढ़ाया तो आपने अच्छा खासा है, लेकिन मूल्यांकन के सारे प्रश्न आपने सरल सरल दे दिए हैं, और कक्षा के सब बच्चों ने उसका उत्तर दे दिया क्योंकि प्रश्न सरल है।
तो फिर आप ये कैसे पता करोगे कि आपकी कक्षा में कौन बच्चा प्रतिभाशाली था, कौन कमजोर था, कौन औसत था? इसके लिए आपको अपने मूल्यांकन के अंतर्गत कुछ एक काम करना पड़ेगा, विशेष काम करना पड़ेगा। और वो विशेष काम ये होगा कि आपको अपना मूल्यांकन ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें कठिन स्तर के भी प्रश्न हो, मध्यम स्तर के भी प्रश्न हो, सरल स्तर के भी प्रश्न हो। तो होगा क्या? होगा ये कि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, जो कक्षा के प्रतिभाशाली है, वो सारे प्रकार के प्रश्नों के उत्तर दे पाने में सक्षम होंगे। वो जो कठिन स्तर के प्रश्न हैं जिसमें एक उच्च बौद्धिक क्षमता की आवश्यकता होती है, वो बच्चे उनका भी उत्तर दे पाएंगे बड़े आराम से। लेकिन जो सामान्य बच्चे हैं वो सरल प्रश्नों का उत्तर तो देंगे, और जो कठिन प्रश्न है उनका उत्तर कुछ आएगा कुछ नहीं आएगा। और जो कमजोर बच्चे हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जिन्होंने न तो कठिन का दिया, न मध्यम स्तर के प्रश्नों का उत्तर दिया, केवल सरल सरल का दिया है या उनका भी नहीं दिया है, तो आप ये समझ जाओगे कि ये कक्षा के पिछड़े छात्र हैं। इसको ठीक आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप एक परीक्षा लेते हो अपनी कक्षा में, अपने विद्यालय में, तो वहां पे जिन बच्चों की 90-95% आती है, या जिन बच्चों की 55-60% आती है, या जिन बच्चों की 38-40-42% आती है, फेल हो जाते हैं, आप उस आधार पे आप तुरंत मान लेते हो कि इसने 90-95, इसने पूरे सब प्रकार के सवाल थे, सारे प्रकार के हल की, प्रतिभाशाली है। जो 55-60-62 पे कहीं इधर उधर घूम रहा है, उसको आप समझ जाते हो कि इसने कठिन स्तर के छोड़े होंगे निश्चित तौर पर, मध्यम स्तर के, सरल स्तर, ये औसत है, ये सामान्य है। और आप देखेंगे किसी भी कक्षा समूह में सामान्य वाले जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, प्रतिभाशाली भी थोड़े से होंगे और गधेड़े भी उससे थोड़े से ज्यादा होंगे, पिछड़े ज्यादा होंगे। तो मूल्यांकन की विभेदकारिता कैसा गुण होता है? मूल्यांकन का ऐसा गुण जो कक्षा के बौद्धिक योग्यता के अनुसार प्रतिभाशाली, औसत और पिछड़े बच्चों में विभेद कर सके, डिस्क्रिमिनेशन कर सके। और इसके लिए आपको मूल्यांकन में कठिन, मध्यम और सरल प्रकार के प्रश्न लेने पड़ते हैं। ये मूल्यांकन की विभेदकारिता होती है। तो मैं इसको अब व्यवस्थित तौर पर शब्दों में लिखता हूं। मूल्यांकन का ऐसा गुण जिसमें वह कक्षा समूह के विभिन्न बौद्धिक क्षमताओं और विभिन्न बौद्धिक क्षमताओं कौन कौन सी, इसको भी लिख देता हूं। प्रतिभाशाली, औसत, इधर लिखता हूं औसत तथा पिछड़े बालकों की पहचान करने में सक्षम हो। और कैसे करेगा वो, सक्षम कैसे होगा? प्रतिभाशाली बच्चों को, औसत बच्चों को, पिछड़े बच्चों को पहचानने में कैसे सक्षम होगा? इसके लिए उस मूल्यांकन में तीनों प्रकार के प्रश्नों का समावेश होगा, कठिन स्तर के, मध्यम स्तर के और सरल स्तर के। इस हेतु मूल्यांकन में कठिन, मध्यम तथा सरल तीनों प्रकार के प्रश्नों का समावेश होना आवश्यक है, या समावेश होना चाहिए। अगर आपके प्रश्न पत्र में तीनों प्रकार के प्रश्न हैं, मध्यम है, कठिन है, सरल है, तो निश्चित तौर पर कक्षा के अलग अलग बौद्धिक क्षमता के बालकों को पहचाना जा सकता है, उनमें विभेद किया जा सकता है, उनमें डिस्क्रिमिनेट किया जा सकता है।
ऐसा मूल्यांकन। मुझे याद है सीटेट में एक बार प्रश्न आया था, एक प्रश्न आया था सीटेट में, और वो प्रश्न था कि कक्षा में लिए गए एक मूल्यांकन प्रश्नों का कक्षा के सभी बच्चों ने जवाब दे दिया, सारे बच्चों ने जवाब दे दिया। यह मूल्यांकन अवस्तुनिष्ठ नहीं है, विश्वसनीय नहीं है, वैध नहीं है, विभेदकारी नहीं है। तो कक्षा के सारे बच्चों ने जिसका उत्तर दे दिया, तो फिर आपको कैसे पता लगेगा कि उस कक्षा में कौन प्रतिभाशाली कौन औसत? क्योंकि ये बात आपको तय करनी माननी पड़ेगी कि हर समूह में आपको ऐसे बच्चे, तीनों प्रकार के बच्चे आपको मिलते हैं, तीनों श्रेणी के, प्रतिभाशाली श्रेणी के, औसत श्रेणी के और पिछड़ी श्रेणी के, गधेड़े सब जगह मिल जाते हैं आपको। तो मूल्यांकन की विभेदकारिता क्या होती है? दूसरा गुण बड़ा इंपॉर्टेंट, दूसरा गुण मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता। मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एन इवेल्युएशन। ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है? वस्तुनिष्ठता हम किसे कहते हैं? आप किसी भी संदर्भ में, प्रश्नों के संदर्भ में, मूल्यांकन के संदर्भ में आप देखें, देखो ऑब्जेक्टिविटी वो होती है जिसपे आप शक नहीं कर सकते हो, जिस पर संदेह व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जो निष्पक्ष होता है। ये कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ऐसे हो सकता है कि आप प्रश्न जो है, उन प्रश्नों की संरचना इस प्रकार की हो कि उन प्रश्नों का उत्तर एक ही आए, अद्वितीय आए, यूनिक आए। तो आप देखिए ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं, मैं आपको जैसे अंतर समझाऊं कि जैसे मान लीजिए प्रश्न है कि मान लीजिए किसी भी क्षेत्र का प्रश्न, जैसे मान लीजिए मैं एक सरल प्रश्न लेता हूं कि जैसे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? चार विकल्प होंगे, उनमें से एक चिन्ह ही भारत का राष्ट्रीय चिन्ह होगा। तो ये प्रश्न जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रकार का प्रश्न है। या मान लीजिए चार विकल्प ना भी दिए जाए, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह डैश 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 है, तो यहां पर जो उत्तर आएगा वो एक ही आएगा। लेकिन अगर प्रश्न हो कि भारत की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उपाय लिखो, तो ध्यान रखो ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें जो उपाय लिखेंगे तो वो मैं अलग लिख सकता हूं, दूसरा व्यक्ति अलग लिख सकता है, तीसरा व्यक्ति अलग लिख सकता है, चौथा व्यक्ति अलग लिख सकता है, और सबके सही हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ होता है जहां पे प्रश्नों के उत्तर अद्वितीय हो, यूनिक हो, कोई दूसरा उत्तर ही ना हो। तो इससे परिणाम क्या होता है? जब उत्तर अद्वितीय होता है तो इससे परिणाम ये होता है कि फिर उस मूल्यांकन का जो मूल्यांकन है, फिर उसका परीक्षण अलग अलग परीक्षक करें। आपने बच्चों की एक परीक्षा ली, उस परीक्षा में आपने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश किया है, सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब ऐसे प्रश्न हैं जिनमें प्रत्येक का उत्तर अद्वितीय है। तो और आपने ऐसे ही प्रश्न लिए हैं, फिर आप देखो आप परीक्षक बदल दो, वो मूल्यांकन लेने के बाद आप अलग अलग परीक्षकों से कॉपी जचवाओ, सबके अंकों में समानता आएगी। क्यों आएगी सबके अंकों में समानता? क्योंकि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो इस परीक्षक को मानना है वो इसको भी मानना है, वो इसको भी मानना है, क्योंकि उसका उत्तर है ही वो। तो मूल्यांकन की ऑब्जेक्टिविटी के अंदर जो सबसे बड़ा जो आपको तत्व ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिविटी, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, ये दो बड़ा बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन करते हैं, और मैं इन दोनों को एक के बाद एक लगातार क्रम में पढ़ाऊंगा जिससे आपका ये कंफ्यूजन दूर हो। क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन संवाद में बच्चों ने सबसे ज्यादा जिस एक विशेषताओं को कहा है कि सर इन दोनों के अंतर को बारीकी से समझाओ, वस्तुनिष्ठता की और विश्वसनीयता की, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। ध्यान रखो, जब मूल्यांकन के प्रश्न अद्वितीय उत्तर वाले हो, जिनका उत्तर एक ही सिंगल हो सकता है, दूसरा उत्तर नहीं हो सकता, ये प्रश्नों की ऑब्जेक्टिविटी होती है, और ये मूल्यांकन में ऑब्जेक्टिविटी पैदा करता है, क्योंकि परीक्षक बदलने पर भी परिणाम में अंतर नहीं आता। तो ऑब्जेक्टिविटी क्या होगा, इसको लिखें, ऐसा मूल्यांकन, ऐसा मूल्यांकन जिसमें ऐसा मूल्यांकन जिसमें प्रश्नों के उत्तर, जिसमें निहित प्रश्नों के उत्तर, जिसमें निहित प्रश्नों के उत्तर अद्वितीय हो, प्रश्नों के उत्तर, उत्तर अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब कोई दूसरा उत्तर है ही नहीं, यूनिक, यूनिक, अद्वितीय हो तथा
परीक्षक बदलने पर भी, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, तथा परीक्षक बदलने पर भी, परीक्षक बदलने पर भी परिणाम में अंतर न आए, परिणाम में अंतर न आए। क्योंकि परीक्षक बदलेंगे तो परिणाम में अंतर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उसका उत्तर है ही वही। तो जो एक परीक्षक को जो उत्तर सही मानना है, दूसरे को भी वही मानना है, क्योंकि उसका उत्तर वही सही है, और ये ऑब्जेक्टिविटी होती है। ध्यान रखो, परीक्षक बदलने पर भी परिणाम में अंतर ना आए। और इसमें मैं विशेष बिंदु लिख दूं कि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन सदैव निष्पक्ष और विश्वसनीय होते हैं, सदैव निष्पक्ष। क्योंकि इसमें निष्पक्ष का मतलब ये है कि इसमें परीक्षक अपनी तरफ से कोई भेदभाव कर ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रश्न का उत्तर वही है। निबंधात्मक परीक्षाओं में कर सकता है। हम जब मूल्यांकन की प्रावधियों पर चर्चा कर रहे होंगे, उस समय हम जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्नों के अंतर को समझ रहे होंगे, तो वहां पे हमको एक बात मेंशन करनी है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वो निष्पक्ष होते हैं। परीक्षक के दृष्टिकोण का इन पर प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उत्तर जो है वो है। लेकिन निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं उनका जो मूल्यांकन होता है वो निष्पक्ष नहीं होता है, वहां पे परीक्षक का दृष्टिकोण काम करता है। इसीलिए निबंधात्मक परीक्षाओं के मूल्यांकन को आत्मनिष्ठ माना जाता है। आत्मनिष्ठ का मतलब सब्जेक्टिव, यानी कि जो परीक्षक का जो दृष्टिकोण है वो हावी रहता है निबंधात्मक में। अब अगर मान लीजिए आपने शैक्षिक व्यवस्था में सुधार के कोई 5 उपाय लिखो, अब आपने जो उपाय लिखे हैं वो उपाय परीक्षक को कितने पसंद आ रहे हैं इस पर डिपेंड करेगा, उस आधार पर वो मूल्यांकन करेगा। तो मान लीजिए 8 नंबर का प्रश्न है, इसी 8 नंबर वाले प्रश्न की आप अलग अलग निबंधात्मक प्रश्न है और अलग अलग परीक्षकों को एक एक फोटोकॉपी करा के पकड़ा दो कि आप अपने अपने स्तर से जांचो, देखे कितने कितने अंक देते हो, और एक दूसरे से बात भी नहीं करनी है। आप देखो सबके मूल्यांकन में अंतर आएगा। किसी को जचेगा कि 8 में से 6 सही है, किसी को जचेगा कि नहीं 8 में से 5 सही है, किसी को जचेगा कि नहीं 8 में से 7 दे सकते हैं। तो ये उनके जचने के ऊपर है कि परीक्षकों को कैसा जच रहा है। इसका मतलब निबंधात्मक मूल्यांकन जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, निष्पक्ष नहीं होता। लेकिन वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन जो होता है वो सदैव निष्पक्ष और विश्वसनीय होता है, विश्वसनीय होता है। तो परीक्षा में इसका सवाल कैसे आएगा, ये सारी चीजें तो हम अब जब वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे तब भी हम इनमें से कुछ चीजों को रिपीट करेंगे। लेकिन परीक्षा में सवाल कैसे आएगा, परीक्षा में सवाल आएगा कि एक मूल्यांकन लिया गया तथा अलग अलग परीक्षकों द्वारा जांचे जाने के बाद भी, अलग अलग परीक्षकों द्वारा जांचे जाने के बाद भी परिणाम में अंतर नहीं आया, यह मूल्यांकन का कैसा गुण है। आंख बंद करके आपको ऑब्जेक्टिविटी पे, वस्तुनिष्ठता पे आपको टिक करना है। तो यहां परिणाम में अंतर। अब आप देखेंगे मैं विश्वसनीयता जो आपको बता रहा हूं, अगला तीसरा गुण, उसमें भी ये शब्द आएगा परिणाम में अंतर नहीं आता है, लेकिन उसमें परिणाम में अंतर ना आने की स्थिति दूसरी है। यहाँ पे परिणाम में अंतर ना आने की स्थिति दूसरी है, कारण दूसरा है। तीसरा देखें, तीसरा गुण देखें, मूल्यांकन की विश्वसनीयता, मूल्यांकन की विश्वसनीयता। ये उत्तम परीक्षण के अंतर्गत ये जो विशेषताएं होती हैं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार की परीक्षा में आप देखेंगे मूल्यांकन में इससे सवाल ना आए ऐसा कभी पॉसिबल होता नहीं है। मूल्यांकन की विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी है ना। एक मूल्यांकन कब विश्वसनीय होता है, एक मूल्यांकन कब विश्वसनीय होता है, कब रिलायबल होता है, कैसे हम माने कि ये मूल्यांकन विश्वसनीय है। तो इसकी स्थिति को समझ लो और वस्तुनिष्ठता से इसके अंतर को समझे। एक मूल्यांकन ऑब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि उसके प्रश्नों के उत्तर अद्वितीय हैं, लेकिन एक मूल्यांकन की स्थिति यह है कि आपने उस मूल्यांकन को लिया। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बात करता हूं, मान लीजिए आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी है, आपने कक्षा के उस विद्यार्थी का सिलेबस चल रहा है, आपने किसी सिलेबस के किसी एक खंड पर उसका मूल्यांकन लिया और मान लीजिए उसके अंक बड़े अच्छे आए, बहुत अच्छे अंक उसके आए, तो आपका मूल्यांकन उस बच्चे के बारे में जो रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा है, आपने कहा कि यार ये बच्चे ने ऐसा तो नहीं है कि केवल इस खंड में इंटेलिजेंट हो,
ऐसा तो नहीं कि इस पुस्तक के इस पाठ्यक्रम के दूसरे खंड पे ले तो वहां पे कमजोर, आपने दूसरे खंड पे भी, दूसरे एकांशों पे भी आपने उसका मूल्यांकन लिया और वहां पर भी परिणाम वही आया, जो लगभग वही आया जो पहले आया था। आपने अलग अलग खंडों पे, एकांशों में, यानी कि एक से अधिक प्रकार, एक से अधिक पाठ्यक्रम के भागों पे आपने परीक्षण, ध्यान रखो परीक्षक नहीं बदल रहा है, परीक्षण की पुनरावृत्ति हो रही है। आपको एक शब्द ध्यान रखना पड़ेगा, वस्तुनिष्ठता में जहां परीक्षक बदलता है तो परिणाम में अंतर नहीं आता है, विश्वसनीयता में परीक्षक बदलने की आवश्यकता नहीं है। जो परीक्षण किया जा रहा है, जो मूल्यांकन किया जा रहा है, उसकी पुनरावृत्ति करने पर परिणाम में अंतर नहीं आता है। और पुनरावृत्ति कैसे करेंगे? पुनरावृत्ति आप अलग अलग सिलेबस के अलग अलग खंडों पे, जैसे मैंने अभी कहा, आप अलग अलग खंडों पे आप बात कर सकते हैं। आपने एक खंड पे मूल्यांकन लिया, दूसरे खंड पे लिया और दोनों में समान परिणाम आया, आपने निष्कर्ष निकाल लिया ये लड़का सही है। एक तो अलग अलग खंडों पे, और दूसरा हो सकता है परिणाम की मूल्यांकन की पुनरावृत्ति के लिए आप अलग अलग समयांतरालों पे, अलग अलग समयांतरालों पे, यानी कि आपने आज लिया और आज लेने के बाद आपने उसी परीक्षण को 10 दिन 15 दिन बाद लिया और तब पता लगा कि जो आज परिणाम था वो 10 दिन 15 दिन बाद भी वही आया है उसी बच्चे का। तो आप क्या कर रहे हैं? आप परीक्षक नहीं बदल रहे हैं, आप परीक्षण की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो ध्यान रखो, मूल्यांकन का ऐसा गुण जिसमें परीक्षण की पुनरावृत्ति किए जाने पर भी परिणाम में अंतर न आए। परीक्षण की पुनरावृत्ति, मूल्यांकन की पुनरावृत्ति। आप डॉक्टर अरुण सिंह की जो पुस्तक, बहुत भारत की बड़ी सम्मानित पुस्तक देखी जाती है, बड़ी श्रेष्ठतम, आप देखेंगे वहां पे इसीलिए दो, मूल्यांकन की विश्वसनीयता के अंतर्गत दो चीजें बताई, दो मूल तत्व बताए गए हैं। एक तो जो कंसिस्टेंसी, जैसे हम अंग्रेजी में एक शब्द का प्रयोग करेंगे कंसिस्टेंसी, तो एक कंसिस्टेंसी हो इंटरनल कंसिस्टेंसी को सिलेबस के अलग अलग खंडों पे भी लिया जाए तो भी अंतर ना है। और एक है टेम्पोरल मतलब समयकालिक, टेम्पोरल कंसिस्टेंसी और इंटरनल कंसिस्टेंसी, सिलेबस के अलग अलग खंडों पर लिया जाए तो भी परिणाम में अंतर ना आए, अलग अलग समय पर लिया जाए तो भी परिणाम में अंतर ना आए, तो मूल्यांकन विश्वसनीय है। मैं इसको लिखता हूं और फिर इसके दोनों प्रकारों को लिखता हूं जो डॉक्टर अरुण सिंह की द्वारा, वो क्योंकि ये मैं डॉक्टर अरुण सिंह के संदर्भ में यहाँ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये जो चीजें हैं ये आपको सामान्य पुस्तकों में, सामान्य नोट्स में इतने अच्छी तरीके से कभी मिलती नहीं है, बड़े भ्रामक तरीके से बच्चे कभी समझ ही नहीं पाते। मुझे बच्चों ने सबसे ज्यादा जिस चीज को कहा है कि सर वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता के अंतर को बारीकी से हमको समझा दो, और मैं हमेशा उनको ये बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करने का प्रयास करता हूं। तो चलिए, मूल्यांकन की विश्वसनीयता, मूल्यांकन का ऐसा गुण, मूल्यांकन का ऐसा गुण जिसमें, मूल्यांकन का ऐसा गुण जिसमें परीक्षण की पुनरावृत्ति, ध्यान रखो, जिसमें परीक्षण की पुनरावृत्ति करने पर भी, पुनरावृत्ति करने पर भी परीक्षण की पुनरावृत्ति करने पर भी संगत परिणाम आते हैं। संगत परिणाम, एक शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, संगत परिणाम, यानी कि अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी, स्थिरता, हिंदी में इसे स्थिरता भी बोलते, करने पर भी संगत परिणाम आते हैं, अर्थात परिणामों में अंतर नहीं आता, परिणामों में अंतर नहीं आता। यानी कि आपका जो रिजल्ट आ रहा है, जो परीक्षण के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो कंसिस्टेंट है, स्थिर है, संगत है, बदल नहीं रहा है। परीक्षण की पुनरावृत्ति आप कर रहे हैं, आपने समय अंतराल के बाद किया या आपने अलग अलग खंडों पे किया। इसलिए मैंने जैसे कहा कि ये जो संगतता जो है, संगतता यानी कि कंसिस्टेंसी जो है, कंसिस्टेंसी, इसके दो प्रकार, जैसे मैंने कहा कि दो प्रकार वर्णित हैं। एक प्रकार होता है इंटरनल कंसिस्टेंसी, इंटरनल कंसिस्टेंसी यानी कि आंतरिक संगतता, इसको हिंदी में बोलते हैं आंतरिक संगतता।
और ये इंटरनल कंसिस्टेंसी क्या होती है? पाठ्यक्रम के विभिन्न एकांशों पर, विभिन्न खंडों पर, पाठ्यक्रम के विभिन्न खंडों पर, विभिन्न खंडों या एकांशों पर समान परिणाम रहना, पर समान परिणाम रहना। ये तो है इंटरनल कंसिस्टेंसी, आंतरिक संगतता, यानी कि अलग अलग खंडों पे, अलग अलग एकांशों पे आपने मूल्यांकन लिया तो भी परिणाम समान आ रहा है। और दूसरा जो होता है, दूसरा होता है वो होता है टेम्पोरल, टेम्पोरल कंसिस्टेंसी, यानी कि इसे बोलते हैं कालिक, कालिक यानी कि समय, टेम्पोरल मतलब समय, कालिक, कालिक नहीं, कालिक, कालिक संगतता। ये क्या है? कालिक संगतता क्या है? अलग अलग समय पर, अलग अलग समय पर, समय अंतराल पर, समय अंतराल पर परीक्षण करने पर भी समान परिणाम। तो अब आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? वस्तुनिष्ठता, वस्तुनिष्ठता में परिणाम समान है, वस्तुनिष्ठता में भी परिणाम नहीं बदल रहा है। लेकिन क्यों नहीं बदल रहा है? इसलिए नहीं बदल रहा है कि वहां पे है ही प्रश्नों के उत्तर अद्वितीय यूनिक आंसर वाले हैं। तो फिर आप परीक्षक बदलेंगे तो भी परिणाम में अंतर नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा कि है ही प्रश्न वो एक सिंगल उत्तर वाले, इसलिए परिणाम में अंतर। लेकिन यहां पर आप अलग अलग समय पर या अलग अलग खंडों पर, एकांशों पर आप मूल्यांकन कर रहे हैं, यानी कि आप मूल्यांकन की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। मूल्यांकन की पुनरावृत्ति करने पर भी परिणाम में अंतर ना आए, विश्वसनीयता में यह होता है। और मूल्यांकन की पुनरावृत्ति आप कैसे कर सकते हो? सिलेबस के अलग अलग भिन्न भिन्न खंडों पे, यानी कि एकांशों पे आप कर सकते हो मूल्यांकन, तो भी समान परिणाम आए, या अलग अलग समय पर करते हो तो भी समान परिणाम आए। ये दोनों प्रकार की कंसिस्टेंसी जो है, ये मूल्यांकन की विश्वसनीयता तय करती है। ये बड़ा अच्छा ध्यान रखो, बारीकी से जुड़ने वाला प्रश्न होता है। और मैं इस बारीकी पे हमेशा इसलिए चर्चा करता हूं कि बच्चों को ये समझ आना बड़ा जरूरी है। बच्चों के लिए बड़ा भ्रामक एक तथ्य हो जाते हैं, पुस्तकों में तो पता नहीं कैसे छापे हैं उन्होंने, कॉपी पेस्ट करके यूं ही ठोक देते हैं, कोई समझाने की बात नहीं है। तो चलिए तीसरा गुण, चौथा गुण क्या है? मूल्यांकन की वैधता। चौथा, मूल्यांकन की वैधता। मूल्यांकन की वैधता, वैलिडिटी। एक मूल्यांकन कब वैलिड होगा, कब वैध होगा? और इसे आप बड़े सरल एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए मुझे बालकों के लेखन क्षमता की, भाषाई क्षमता की मुझे परीक्षा लेनी है। वो बच्चों के विचारों के संगठन की परीक्षा लेनी है। बच्चे कैसा सोचते हैं, कैसा लिखते हैं, उनका भाषाई कौशल क्या है, उनकी लेखन क्षमता क्या है, मुझे इसकी परीक्षा लेनी है। बताइए, मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न अगर उनको दे दूं, विकल्प वाले एमसीक्यूज वाले प्रश्न दे दूं, जहां पे उनको केवल टिक करना है या केवल आंसर भरना है, अ ब स द जो भी उत्तर है, क्या मुझे उससे ये पता लग पाएगा कि उनका भाषाई कौशल कैसा है, उनकी लेखन क्षमता कैसी है, उनकी सोच में वैचारिक संगठन कितना है, यानी कि उनको विचार कैसे? ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा नहीं तय कर पाएगी। मुझे ये सब जांचने के लिए भाषाई कौशल, भाषाई क्षमता, लेखन क्षमता, उनका आलोचनात्मक दृष्टिकोण, उनका वैचारिक संगठन, ये जांचने के लिए मुझे निबंधात्मक परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो इन इन सारे गुणों के मापन के लिए निबंधात्मक परीक्षा एक वैलिड टूल है, एक वैध परीक्षा है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा वैध नहीं है। तो आप इससे जैसे उदाहरण के लिए मुझे किसी मरीज का टेम्परेचर नापना है। जैसे मैं कई बार मजाक मजाक में वो एग्जांपल देता हूं कि एक डॉक्टर के में एक स्टेथोस्कोप है और एक हाथ में थर्मामीटर है। कोई मरीज आता है उसके पास, उसका टेम्परेचर उसे नापना है कि उसका बुखार हो रहा है, फीवर उसको हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वो अपने स्टेथोस्कोप लेकर के उसके मुंह में घुसा दे कि बता टेम्परेचर। तो स्टेथोस्कोप एक वैध उपकरण नहीं है।
क्योंकि वो शुद्धता से उसका मापन कर ही नहीं सकता है। तो उसके लिए उसको थर्मामीटर का प्रयोग करना पड़ेगा डॉक्टर को। थर्मामीटर वैध उपकरण है। मुझे अगर किसी बच्चे की कहना चाहिए संप्रेषण क्षमता, कैसा बोल सकता है वो, संप्रेषण क्षमता का मुझे मूल्यांकन करना है, और मैं उस बच्चे को बुला करके कहता हूं कि चला 5 मिनट डांस करके मुझे बता, या इस पेड़ पे चढ़ के बता, या इस तालाब में तैर करके बता, मुझे तेरी संप्रेषण क्षमता का मूल्यांकन करना है। वो डांस करना, वो पेड़ पे चढ़ाना, वो तैराना, उसकी संप्रेषण क्षमता का मूल्यांकन नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे उसको बुलवाना पड़ेगा। तो मूल्यांकन की वैधता इसी से कनेक्ट होती है। मूल्यांकन की वैधता यानी कि शुद्धता और सार्थकता से मूल्यांकन कर सके ऐसा तरीका, शुद्धता और सार्थकता से। अगर मेरी संप्रेषण क्षमता का परीक्षण करना है तो मुझे बुलवाना पड़ेगा आपको। अगर मेरी नृत्य क्षमता का करना है तो मुझे डांस कराना पड़ेगा। मैं कितना अच्छा लिख सकता हूं, भाषाई कौशल, लेखन क्षमता मेरी क्या है, इसके लिए मुझे निबंधात्मक कोई प्रश्न देना पड़ेगा। तो मूल्यांकन का ऐसा गुण, वैधता इसी चीज से जुड़ती है। दो शब्द आपको ध्यान रखने हैं, मूल्यांकन की शुद्धता और मूल्यांकन की सार्थकता। सार्थक तभी कर पाएंगे हम मूल्यांकन जब वो उस गुण का मापन करने में सक्षम हो, वो मूल्यांकन जिस गुण के लिए वो किया जा रहा है। तो मूल्यांकन का ऐसा गुण जिसमें जिस चीज का मूल्यांकन करना है उसका शुद्धता और सार्थकता से मूल्यांकन करने में सक्षम हो, ऐसा मूल्यांकन वैध मूल्यांकन होता है। तो मैं इसको लिख देता हूं एक बार, ऐसा मूल्यांकन, ऐसा मूल्यांकन वैध होता है, वैध माना जाता है जो शुद्धता एवं सार्थकता से, ये दो शब्द आप ध्यान रखेंगे, जो शुद्धता एवं सार्थकता, और परीक्षा में ये दो शब्द ही प्राय जोड़ते हैं, शुद्धता एवं सार्थकता से उस गुण का, उस गुण का मूल्यांकन करने में सक्षम हो, करने में सक्षम हो, जिस हेतु, जिस हेतु उसे प्रशासित किया गया है, प्रशासित किया गया है। यानी कि आपने मूल्यांकन को प्रशासित किया है, यानी कि आपने मूल्यांकन लिया है, और जिस गुण के मापन के लिए लिया है उस गुण का शुद्धता और सार्थकता से कर सकने में सक्षम है, तो फिर वो मूल्यांकन वैध है। और शुद्धता और सार्थकता से नहीं कर पाता है तो वैध नहीं है। मुझे सीटेट का एक सवाल याद आ गया आपसे चर्चा के दौरान, कि सीटेट में एक सवाल आया कि एक बच्चे को 10वीं क्लास के गणित, वो 10वीं क्लास का बच्चा है, 10वीं क्लास के गणित के पेपर के स्थान पर, 10वीं क्लास की परीक्षाओं में 10वीं के पेपर के स्थान पर उसे 8वीं के गणित का पेपर दे दिया गया। 8वीं के प्रश्न पत्र द्वारा उसकी गणितीय क्षमताओं का किया गया यह मूल्यांकन अवस्तुनिष्ठ नहीं होगा, ब विश्वसनीय नहीं होगा, स वैध नहीं होगा, द विभेदकारी नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर था वैध नहीं होगा, क्योंकि 10वीं क्लास का बच्चा है, उसकी गणितीय क्षमताओं का मूल्यांकन 10वीं का ही पेपर करेगा शुद्धता सार्थकता से। आप उसे 8वीं का, 6वीं का, 7वीं का, 5वीं का पेपर पकड़ा दें और उस आधार पर फिर आप कहें कि और यार इसने तो सारे 100% प्रश्न हल कर दिए, ये तो 10वीं में है बच्चा, गणित में बड़ा होशियार है। अरे तो उसका 10वीं की गणित का आपने मूल्यांकन अभी तक किया कहाँ है? शुद्धता सार्थकता से होगा तब जब आप उसे 10वीं की ही दक्षताओं का पेपर दोगे। तो मूल्यांकन का ऐसा गुण जिसमें वो शुद्धता और सार्थकता से किसी गुण का मापन कर सके, जिस गुण के लिए उसे किया जा रहा है, प्रशासित किया जा रहा है, ये मूल्यांकन की वैधता होता है। तो वैध मूल्यांकन, जैसे मैंने कहा कि स्टेथोस्कोप आपकी पल्स, आपके हार्टबीट्स को देखने के लिए तो वैध उपकरण है, लेकिन टेम्परेचर नापने के लिए वैध उपकरण नहीं है। और थर्मामीटर भी अगर आप अपने पल्स पर लगा करके चेक करें कि देखें आपकी पल्स रेट क्या चल रही है, थर्मामीटर से नहीं आएगी। थर्मामीटर अवैध उपकरण हो जाएगा, पल्स रेट के लिए अवैध उपकरण हो जाएगा, टेम्परेचर के लिए वैध है, क्योंकि शुद्धता सार्थकता से कहां पर कर पा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, ये मूल्यांकन की वैधता। अगला क्या होता है? मूल्यांकन की सततता और मूल्यांकन की व्यापकता। ये देखो 5वें नंबर का आएगा, मूल्यांकन की सततता देखें और मूल्यांकन की व्यापकता।
हालांकि हम सतत और व्यापक मूल्यांकन पढ़ेंगे, वहां पर भी इसको चर्चा को जोड़ेंगे। मूल्यांकन की सततता, कॉन्टिन्यूटी। मूल्यांकन की सततता क्या होती है, फिर मूल्यांकन की व्यापकता क्या होती है। एक मूल्यांकन कब सतत होगा, कब व्यापक होगा, इसको भी समझ लीजिए। देखिए, किसी मूल्यांकन की सततता से अभिप्राय होता है कि वो मूल्यांकन एक अवधि के बाद अंत में जाकर के न लिया जाए, बल्कि वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चले, लगातार चले। सततता का मतलब है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ लगातार किया जाए, हर स्तर पर किया जाए, जिसमें परीक्षणों की नियमितता हो। और ये परीक्षणों की नियमितता किस लिए हो, ताकि आप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बच्चों के अधिगम अंतरालों को, अधिगम अवरोधकों को, जो सीखने में कहीं दिक्कत दे रहे हैं, लर्निंग गैप्स जो है, उनको पहचान सके और उनका उपचार कर सके। तो मूल्यांकन का ऐसा गुण जिसमें मूल्यांकन एक अवधि के बाद न लिया जाकर के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ लिया जाता है। चले, ये सततता कहलाता है। जब मूल्यांकन सावधिक ना हो, सावधिक मतलब पीरियोडिक, मैं इस शब्द का पहले भी प्रयोग कर चुका हूं, पीरियोडिक ना हो, ना हो, बल्कि बल्कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ, बल्कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ के साथ साथ, यानी कि निरंतर, निरंतर प्रत्येक अधिगम स्तर पर हो, प्रत्येक अधिगम स्तर पर हो, यानी कि जब से आपने प्रारंभ किया है तब हो, बीच में हो, अंत में, मतलब लगातार चले, प्रत्येक अधिगम स्तर पर हो। और ध्यान रखो, सतत परीक्षण में सतत मूल्यांकन जो होता है, मूल्यांकन की सततता, इसमें ये तीन चीज प्रमुख तौर पर, सततता में ये तीन चीज प्रमुख तौर पर निहित तो होती हैं, ये तीन चीज। और ये तीन चीज निहित क्या होती हैं, इसको सबसे पहली पहली होती है परीक्षण की नियम, परीक्षणों की नियमितता, परीक्षणों की नियमितता, यानी कि नियमित अंतराल पर लिए जाएं, नियमितता, परीक्षणों की नियमितता। दूसरा जो मूल तत्व होता है वो होता है अधिगम अंतरालों की पहचान, लर्निंग गैप्स पहचानना, अधिगम अंतरालों, अधिगम अंतरालों की पहचान। और तीसरा तत्व जो होता है वो है उपचारात्मक उपायों का प्रयोग, उपचारात्मक उपायों का, ये सततता के प्रमुख बिंदु होते हैं। यानी कि आप परीक्षणों की नियमितता, नियमित अंतराल पे परीक्षण लेते हो। और क्यों नियमित अंतराल पे ले रहे हो, क्योंकि आपको अधिगम अंतरालों की, लर्निंग गैप्स की आपको आइडेंटिफाई करना है, बच्चे के अधिगम अवरोधक क्या है वो आपको देखने हैं, और उसको देख करके क्या करना है, फिर उपचारात्मक उपायों का प्रयोग करना है। मूल्यांकन की सततता एक सावधिक ना हो, एक अवधि के बाद न लिया जाकर के सतत लिया जाए, लगातार लिया जाए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चले, निरंतर चले, ये मूल्यांकन की सततता का गुण होता है। और छठा, मूल्यांकन की व्यापकता, मूल्यांकन की व्यापकता, मूल्यांकन की व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, कॉम्प्रिहेंसिव। एक मूल्यांकन कब व्यापक होता है, कब कॉम्प्रिहेंसिव होता है। ध्यान रखो, मूल्यांकन की व्यापकता, व्यापकता का मतलब है जिसका दायरा विस्तृत हो। व्यापक मतलब, व्यापक शब्द से आप वैसे भी परिचित है, फैलाव ज्यादा, जिसका दायरा बड़ा हो।
लेकिन सवाल यह है कि जब हम व्यापकता के इस दायरे की बात करते हैं तो उस दायरे में आती कौन कौन सी चीज है। ऐसा मूल्यांकन व्यापक होता है जिसके अंदर देखो प्रमुख तौर पर मूल्यांकन की व्यापकता में जो प्रमुख तौर पर ऐसा मूल्यांकन व्यापक होता है। व्यापक यानी कि व्यापक को विस्तृत भी बोलते हैं, विस्तृत फैला हुआ ब्रॉड होता है, जिसमें जिसमें और अब मैं आपको देखो जिसमें ध्यान से देखना, जिसमें फर्स्ट दायरे की व्यापकता, दायरे की व्यापकता हो। और दायरे की व्यापकता हो, आप देखें इसको सरल भाषा में समझे। अगर एक मूल्यांकन व्यवहार के जो 3 पक्षों की हमने बात की है, संज्ञानात्मक जहां बौद्धिक क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाता है, भावात्मक जहां संवेगों अभिरुचियों अभिप्रेरणाओं की मूल्यांकन किया जाता है, और क्रियात्मक जहां कौशलों का किया जाता है। तो ऐसा मूल्यांकन जो केवल एक पक्ष का ही मूल्यांकन करे, बाकी पक्षों का मूल्यांकन ना करे, उस मूल्यांकन को हम कभी व्यापक मूल्यांकन की श्रेणी में नहीं रखते। ऐसा मूल्यांकन व्यापक माना जाएगा जो तीनों पक्षों का, जिसका दायरा बड़ा हो। तो दायरे की व्यापकता से अभिप्राय है जिसमें व्यवहार के तीनों पक्षों व्यवहार के तीनों पक्षों व्यवहार के तीनों पक्षों का मूल्यांकन हो, तीनों पक्ष शामिल हो, सम्मिलित हो, तीनों पक्ष सम्मिलित हो, ऐसा मूल्यांकन व्यापक होगा। नंबर 2 सेकंड, विषयों की व्यापकता, विषयों की व्यापकता, विषयों की व्यापकता हो, ये व्यापकता का दूसरा गुण, यानी कि फैलाव ज्यादा हो। मतलब कुल मतलब हम देख रहे हैं जो जो मैं आपको 3 लिखा रहा हूं, इसमें बात यह है कि सारे प्रकार के जो है दायरे बड़े हों, चाहे व्यवहार के तीनों पक्षों का दायरा बड़ा हो, चाहे विषयों की व्यापकता का मतलब आप देखिए, आप अगर मान लीजिए एक सिलेबस है, आप सिलेबस के अंदर एक मूल्यांकन आप ऑर्गेनाइज करते हैं, प्रशासित करते हैं, और आप सिलेबस के केवल कुछ खंड पे ही मूल्यांकन करते हैं, बाकी खंडों को आप छोड़ देते हैं, इस मूल्यांकन को क्या आप व्यापक कहेंगे? नहीं। आप एक कक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और भी कुछ विषय आप पढ़ाते हैं, और वहां पे बच्चों का मूल्यांकन किसी पर्टिकुलर एक विषय का लेकर के, और आपने कह दिया कि नहीं नहीं ये बच्चा पास है, ये बच्चा बिल्कुल सही है, इस बच्चे शानदार बच्चा है। अरे आपको विषयों की व्यापकता यानी कि अलग अलग कंटेंट, यानी कि पाठ्यक्रम के सभी भाग जिसमें शामिल हो, पाठ्यक्रम का अधिकांश भाग जिसमें शामिल हो, पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग, पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग या विषय वस्तु सम्मिलित हो। तो व्यापक है ये व्यापकता के अंदर। और तीसरा उपकरणों यानी कि टूल्स। मैं इसको पूरा लिखूं क्योंकि बच्चे इससे कंफ्यूज होंगे। उपकरण, कौन से उपकरण की बात कर रहे हैं हम? मूल्यांकन के उपकरण, है ना, मूल्यांकन के उपकरण, मूल्यांकन उपकरणों की व्यापकता, मूल्यांकन उपकरणों की व्यापकता, टूल्स की व्यापकता। ये क्या होता है? मूल्यांकन के उपकरण, टूल्स की व्यापकता क्या होती है? आप मूल्यांकन के टूल्स देखिए, आप किस तरीके से मूल्यांकन लेते हैं। कभी आप बच्चों का मौखिक मूल्यांकन लेते हैं, कभी आप बच्चों का लिखित मूल्यांकन लेते हैं, और लिखित मूल्यांकन में भी कभी आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं, कभी अति लघुत्रात्मक होते हैं, कभी लघुत्रात्मक, कभी निबंधात्मक, कभी आप बच्चों की प्रायोगिक परीक्षाएं लेते हैं, कभी आप बच्चों का केवल अवलोकन करते हैं, निरीक्षण करते हैं। आप अलग अलग तरीके से बच्चों का मूल्यांकन आप कर रहे हैं। आप मौखिक भी कर रहे हैं, आप प्रायोगिक भी कर रहे हैं, आप लिखित भी कर रहे हैं। लिखित में वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, सारे प्रकार के आप अवलोकन भी कर रहे हैं। आप उनके हर तरीके से आप उसकी जांच कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? आपके मूल्यांकन के उपकरण अलग अलग हैं।
ये उपकरण है। मौखिक परीक्षा लेना ये एक प्रकार का टूल है, लिखित परीक्षा लेना ये एक प्रकार का टूल है। लिखित परीक्षा में भी वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक ये अलग अलग टूल है, प्रायोगिक ये अलग टूल है, और आप सारे प्रकार से, तो जिसमें मूल्यांकन उपकरणों की व्यापकता हो, इसमें मैं लिख देता हूं सरल भाषा में, मूल्यांकन की विभिन्न प्राविधियों का प्रयोग हो, विभिन्न प्राविधियों का प्रयोग, विभिन्न तकनीकों का प्रयोग आप करें अलग अलग तरीकों से, तो फिर मूल्यांकन के अंदर व्यापकता का गुण होता है। ऐसा मूल्य, और ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न भी है कि मूल्यांकन की व्यापकता में व्यापक शब्द से क्या अभिप्राय है, कौन कौन सी व्यापकता होनी चाहिए। दायरे की व्यापकता हो, दायरा यानी कि व्यवहार के तीनों पक्ष शामिल हो। विषयों की व्यापकता हो, यानी कि सारी विषय वस्तु हो, लगभग सारी, अधिकांश भाग हो। और मूल्यांकन के उपकरण यानी कि अलग अलग प्रकार से मूल्यांकन, तो ऐसा मूल्यांकन व्यापक होता है। इसीलिए आप देखेंगे सतत एवं व्यापक आकलन में, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो सीसीई की हम बात करते हैं, सीसीई में जब सतत मूल्यांकन की बात में तो लगातार चलेगा, परीक्षणों की नियमितता होगी, सावधिक नहीं होगा। लेकिन जब मूल्यांकन की व्यापकता की बात करते हैं तो उसमें व्यवहार के तीनों पक्षों का मूल्यांकन निहित तो होता है। हम बच्चे को कितना आता है, इसके अलावा इस बात का भी उल्लेख करते हैं व्यापक मूल्यांकन में कि वो भावनात्मक तौर पे कितना मजबूत, कितना कमजोर है, वो सहयोगपूर्ण कितना है, अनुशासन कितना है, इन सब चीजों का। क्रियात्मक यानी कि कौशलों की भी हम बात करते हैं, उसकी गेम्स में क्या रुचियां हैं, वो सामाजिक सहयोग में कितना है, इन सब का उल्लेख करके वो मूल्यांकन, वो प्रोग्रेस कार्ड जो बनता है। तो दायरे की व्यापकता हो, विषयों की व्यापकता हो, भिन्न भिन्न विषय वस्तु शामिल हो, अलग अलग प्रकार की पाठ्यक्रम के सारे खंड शामिल हो और अलग अलग प्रकार से लिया जाए, तो मूल्यांकन की व्यापकता होती है। तो मूल्यांकन का ऐसा गुण जिसमें मूल्यांकन का दायरा विस्तृत हो, वो व्यापकता कहलाएगा। और वो दायरा विस्तृत हो, उस दायरे में ये चीजें आएंगी कौन कौन सी, ये मूल्यांकन की व्यापकता। और एक लास्ट और बचा है, उसको भी लिख लो, वो भी हालांकि परीक्षा में कभी कभी जुड़ जाता है, मूल्यांकन की व्यवहारिकता। मूल्यांकन की व्यवहारिकता यानी कि प्रैक्टिकल मूल्यांकन है, बिहेवियरल मूल्यांकन है। बिहेवियरल का मतलब है जो परिस्थितियों के अनुरूप है, ऐसा मूल्यांकन, ऐसा मूल्यांकन, ऐसा मूल्यांकन जो समय परिस्थितियों, समय परिस्थितियों तथा संसाधनों के अनुकूल, तथा संसाधनों के अनुकूल, के अनुकूल हो। समय परिस्थिति और संसाधनों के अनुकूल, आप समझ रहे हैं। मैं जैसे कई बार बच्चों का एग्जाम्पल देता हूं कि मैं मान लीजिए 2.5 घंटे का आपका एक मूल्यांकन लूं, उस 2.5 घंटे के मूल्यांकन में मैं आपको कितने प्रश्न दे सकता हूं सामान्य तौर पर। 2.5 घंटे के प्रश्न में, 2.5 घंटे का मतलब हो गया 150 मिनट, तो सामान्य तौर पर 2.5 घंटे के प्रश्न में लगभग 120, 125, 150, 180 तक प्रश्न होते हैं, इतने प्रश्न हो सकते हैं। आप सोच के देखिए, मैं 2.5 घंटे के पेपर में मैं आपको 500 प्रश्नों का पेपर दे दूं, 600 प्रश्नों का पेपर दे दूं, आप कहोगे कि गुरु जी ये व्यवहारिक बात नहीं है। 2.5 घंटे में केवल 150 मिनट में 600 प्रश्न या 500 प्रश्न कैसे हल किए जा सकते हैं, ये व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि वो समय के अनुकूल, समय के साथ अनुकूल नहीं है। परिस्थितियां, परिस्थितियां मतलब आप देखें जिसमें आप एक सवाल, जैसे मैं कई बार बच्चों को बोलता हूं कि आप मान लीजिए किसी ग्रामीण और बिल्कुल ऐसे पिछड़े इलाके में आप गणित पढ़ा रहे हैं, और वहां पे आप मान लीजिए घटाव का प्रश्न आप बता रहे हैं बच्चों को, जोड़ना घटाना बता रहे हैं। मान लीजिए आपने घटाव का प्रश्न दिया है, अब आप बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारे पापा के पास 60 भैंसे हैं, उसमें से 20 भैंस बेच दी या 20 गाय बेच दी, 60 गाय हैं, 20 गाय बेच दी, कितनी गाय बची। वो बच्चा जिसने घटाव सीख लिया वो अपने आप बता देगा 40 गाय बची हैं। लेकिन आप उससे अगर पूछते हैं कि मेरे मोबाइल में 60 GB डाटा है, उसमें से 20 GB डाटा की फाइल डाउनलोड कर ली, अब कितना GB डाटा बचा, बच्चा वैसे ही घबरा जाएगा कि ये जीबी क्या है, डाटा क्या है, डाउनलोड क्या है, फाइल क्या है। वो भले इस प्रश्न का उत्तर, इसका भी उत्तर 40 ही आएगा, लेकिन वो बच्चा वो समझ नहीं पा रहा, वो परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं तथा जिसकी भाषा जटिल ना हो, तथा जिसकी भाषा जटिल ना हो। . 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
व्यवहारिक हो, व्यवहारिक हो, यानी कि जटिल ना हो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो। मतलब प्रश्न तो कॉम्प्लिकेटेड हो, प्रश्न तो कठिन हो, लेकिन भाषा कठिन ना हो, यानी कि बच्चा समझ तो पाए कि पूछा क्या जा रहा है। हम कई लोगों को ऐसा देखते हैं जो बहुत कुछ बक देते हैं, पर ये पता ही नहीं चलता है कि बेसिकली वो कहना क्या चाहते थे। ये जटिलता ना हो, भाषाई जटिलता ना हो। तो समय के अनुकूल हो, समय के अनुकूल हो, परिस्थितियों के अनुकूल हो, संसाधनों के अनुकूल हो। अब बच्चों के साथ एक ऐसा मूल्यांकन ले रहे हैं, उस मूल्यांकन में बच्चों को कई सारे संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी और वो उनके पास है ही नहीं, उपस्थिति नहीं है, और आप कह रहे हैं कि नहीं मूल्यांकन मुझे करना है, और उस आधार पर आपने उनको जीरो पकड़ा दिया। अरे मान लीजिए, जैसे उदाहरण इसको ऐसे समझो, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप गणित का मूल्यांकन कर रहे हैं, और गणित का मूल्यांकन बच्चे ज्योमेट्री बॉक्स लेके नहीं आए ना, उन पर प्रकार पेंसिल स्केल कुछ ही नहीं है, ना आपने बच्चों को बोला है, और आपने प्रश्न दे दिए रेखा गणित के कि एक त्रिभुज की रचना करो जिसकी एक भुजा 6 सेमी की, एक 5 सेमी की, एक 4 सेमी की हो। एक त्रिभुज की रचना करो जिसका एक कोण इतने डिग्री का हो, एक कोण इतने डिग्री का, और एक भुजा इतने डिग्री सेंटीमीटर की हो। अब बच्चा रचना करेगा कहां से, आप उस संसाधन नहीं है उसके पास। और उस प्रश्न पर फिर आप बच्चों को कहोगे जीरो, तेरे को जीरो है, तेरा मूल्यांकन में तेरे अंक जीरो आए। अरे उस बच्चे ने अटेम्प्ट ही नहीं किया, संसाधनों के अनुकूल ही नहीं था प्रश्न। उसने अटेम्प्ट किया होता, उसके बाद उसका गलत होता तो आप जीरो देते। अब आप उस आधार पर बच्चे की रेखा गणित की क्षमता को बोले कि ये बिल्कुल जीरो है। तो ऐसा मूल्यांकन जो समय काल परिस्थिति संसाधनों के अनुकूल हो और जिसकी भाषा जटिल ना हो, ऐसा मूल्यांकन कहलाता है व्यवहारिक। विद्यार्थी उत्तम परीक्षण की विशेषताओं में ये इतनी सारी विशेषताएं, इतनी अच्छी अच्छी विशेषताएं मैंने आपको बताई हैं। परीक्षा से बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट तरीके से ये परीक्षाएं ये जुड़ती हैं। मैं आपको एक बार स्लाइड रिपीट कर देता हूं। इन सारी विशेषताओं को, वीडियो को आप बहुत गौर से देख लेना, और इस वीडियो के लिए मैं आपको स्पेशली बोलता हूं कि इस वीडियो के कंटेंट को दिमाग में अच्छे से बसा लेना। आपको परीक्षा में 100%, 1000% आपको सवाल मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हर बार मिलता है, तो ऐसा इतिहास बदल नहीं सकता है। चलिए, पहला पहला मूल्यांकन की विभेदकारिता, डिस्क्रिमिनेटिविटी, डिस्क्रिमिनेशन कर सके, डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग विभेद कर सके बच्चों में। कैसे बच्चों में? जो प्रतिभाशाली हैं, जो औसत हैं, जो पिछड़े हैं। कैसे करेगा? जिसमें तीनों प्रकार के प्रश्नों का समावेश आपको करना पड़ेगा, मध्यम स्तर के, सरल स्तर के, कठिन स्तर के, तीनों प्रकार के प्रश्नों का समावेश होगा, तो वो क्लास के अलग अलग बौद्धिक क्षमता के बच्चों को आप पहचान सकेंगे। ये मूल्यांकन की विभेदकारिता, मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता, जिसमें परीक्षक बदलने पर भी परिणाम में अंतर ना आए। क्यों ना आए? क्योंकि प्रश्नों के उत्तर अद्वितीय हैं, प्रश्नों के उत्तर अद्वितीय हैं, यूनिक आंसर वाले हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन जो होता है वो सदैव निष्पक्ष और विश्वसनीय होता है। ये मूल्यांकन की वस्तुनिष्ठता है, मूल्यांकन की विश्वसनीयता, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। जहां पे परीक्षक बदलने पे परिणाम की उम्मीद नहीं करे, परीक्षक भले बाद में बदल जाए, उससे कोई अंतर नहीं है, तो भी परिणाम अंतर नहीं आएगा, लेकिन मूल जो बात है, मूल जो तत्व है, वो है परीक्षण की पुनरावृत्ति करने पर भी, परीक्षण की पुनरावृत्ति करने पर भी परिणाम में अंतर ना आए, परिणाम सतत रहे, संगत रहे, कंसिस्टेंट रहे। तो परीक्षण की पुनरावृत्ति करने पर भी, तो परीक्षण की पुनरावृत्ति कैसे कर सकते हो आप? दो तरीके से कर सकते हो, दो तरीके से कैसे परीक्षण की पुनरावृत्ति होती है? आप इंटरनल कंसिस्टेंसी, यानी कि पाठ्यक्रम के अलग अलग खंडों पे आपने मूल्यांकन लिया, फिर आपने, जैसे मान लीजिए मैं एक बच्चे का कोई विज्ञान का या गणित का या हिंदी का, मान लीजिए हिंदी का मैंने मूल्यांकन लिया है, और हिंदी के मूल्यांकन में मैंने जब व्याकरण वाले खंड पे परीक्षा ली तो उसके बड़े अच्छे अंक आए। फिर मैंने कहा कि ऐसा तो कि साले की व्याकरण ही व्याकरण मौजूद, तो साहित्य वाला पार्ट, पुस्तक वाला पार्ट, फिर मैं पुस्तक साहित्य वाले पार्ट पे भी परीक्षा ली, वहां पे भी अच्छे नंबर आए। इसका मतलब मूल्यांकन विश्वसनीय है। आप अलग अलग एकांशों पे, तो इंटरनल कंसिस्टेंसी में ये आता है। दूसरा होता है टेम्पोरल कंसिस्टेंसी, यानी कि कालिक संगतता, अलग अलग समय अंतरालों पे लें आप। आज ली, 10 दिन बाद ली उसी बच्चे की परीक्षण की 15, तो भी पता लगा 10 दिन बाद भी उसने वही परिणाम दिया, तो ये कालिक संगतता, टेम्पोरल कंसिस्टेंसी होता है। परीक्षण की मूल्यांकन की विश्वसनीयता, जिसमें परीक्षण की पुनरावृत्ति करने पर भी परिणाम में अंतर न आए। ध्यान रखेंगे। मूल्यांकन की वैधता, वैधता, वैलिडिटी, जिसमें किसी मूल्यांकन को, जिस उद्देश्य से लिया जा रहा है, उस उद्देश्य का शुद्धता और सार्थकता से वो मूल्यांकन कर सके, वो इतना क्षमता हो उसके अंदर कि शुद्धता और सार्थकता से, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, मुझे जिस चीज का मूल्यांकन करना है, एक बच्चे के अंदर कितनी फुर्ती है, कितनी चपलता है, कितना तेज दौड़ सकता है, मुझे उसको दौड़ाना पड़ेगा।
मैं उसको ये नहीं कहूंगा कि चलिए निबंध लिख करके बता, मैं देखता हूं तू कितना तेज दौड़ सकता है, निबंध लिख। तो निबंध लिखवाने से दौड़ने का पता कैसे चलेगा? तू कितना अच्छा गा सकता है, मुझे तेरी गायन क्षमता का पता करना है, तू कितना अच्छा गा सकता है, चल तू पेड़ पे चढ़ के दिखा। तो पेड़ पे चढ़ने का गायन क्षमता के मूल्यांकन, तो पेड़ पे चढ़ना वैध मूल्यांकन नहीं है। आप उसे गाना गवाओ, वो एक वैध मूल्यांकन है, अगर उसकी संगीतिक समझ का, उसकी गायन क्षमता का मूल्यांकन करना है। तो शुद्धता और सार्थकता से जो मूल्यांकन कर सके ये होता है। उसके बाद मूल्यांकन की सततता, कंटिन्यूटी, यानी कि मूल्यांकन एक अवधि के बाद न लिया जाए शिक्षण, बल्कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ हो, लगातार हो, प्रत्येक अधिगम स्तर पर हो, प्रत्येक अधिगम स्तर जहां सीखने का प्रत्येक स्तर है वहां पर हो, जिसके अंतर्गत ये तीन चीजों, परीक्षणों की नियमितता हो, अधिगम अंतरालों की पहचान हो, उपचारात्मक उपायों का प्रयोग हो, ये उसके साथ हो। मूल्यांकन की व्यापकता, ब्रॉडनेस, कॉम्प्रिहेंसिवनेस, जिसमें एक मूल्यांकन व्यवहार के तीनों पक्षों का मूल्यांकन समेटे अपने अंदर, किसी एक ही पक्ष का मूल्यांकन नहीं करे। इसीलिए आप देखो, हम जो मात्रात्मक प्रकृति के परीक्षण जो होते हैं, जिन्हें उपलब्धि परीक्षण कहते हैं, ये बात मूल्यांकन में आगे जुड़ेगी कि उपलब्धि परीक्षण जो केवल इस बात का पता करते हैं कि आपको कितना आता है, ज्ञान कितना है, लेकिन आप भावनात्मक तौर पे कैसे हैं, आप क्रियात्मक तौर पे कैसे हैं, इस बात का पता नहीं करते हैं उपलब्धि परीक्षण। इसलिए उपलब्धि परीक्षणों को व्यापक परीक्षण नहीं माना जाता है, क्योंकि व्यवहार के तीनों पक्षों का तो शामिल नहीं होते। तो दायरे की व्यापकता, जिसमें व्यवहार के तीनों पक्षों का मूल्यांकन किया जाए, सीसीई के अंतर्गत जो दूसरा सी है, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, तो जो दूसरा सी है, उसको दूसरे सी को कॉम्प्रिहेंसिव इसलिए शामिल किया गया कि शिक्षाविदों ने यह तय किया कि मूल्यांकन केवल इस बात का ना किया जाए कि बच्चे को कितना ज्ञान है, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीजों का किया जाए। तो दायरे की व्यापकता हो, विषयों की व्यापकता हो, पाठ्यक्रम के सारे खंडों पे हो, और मूल्यांकन उपकरणों की व्यापकता हो। अलग अलग प्रकार से, भांति भांति के प्रकार से आपने मूल्यांकन लिया, और उसके बाद अलग अलग तरीके, मौखिक परीक्षा हो सकती है, लिखित परीक्षा हो सकती है, लिखित में भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं, प्रायोगिक परीक्षा हो सकती है, किसी अन्य प्रकार का अवलोकन, निरीक्षण, कुछ भी हो सकता है। ये सारे के सारे तरीके हो सकते, सामूहिक कोई कार्य हो सकता है। तो मूल्यांकन उपकरणों की व्यापकता छठा। और सातवां, मूल्यांकन की व्यवहारिकता। एक मूल्यांकन व्यवहारिक तब होता है जब वो समय, काल, परिस्थिति, संसाधन इन सब के अनुकूल हो, जिसकी भाषा व्यवहारिक हो, जटिल ना हो, ये मूल्यांकन वो होता है। तो सारी स्लाइडों पर रिवीजन भी हो गया। विद्यार्थियों, मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि ये वाला जो खंड है, ये वाला जो खंड है उद्देश्यपूर्ण मूल्यांकन की विशेषताएं, यानी कि उत्तम परीक्षण की विशेषताएं, मैं हमेशा प्रयास ये करता हूं कि काम उस लेवल पर जाकर हो जिस लेवल पर आपके साथ सिचुएशन ये बन जाए कि फिर आपको वो रटना नहीं है। जब एक बार आपके दिमाग में ठोस तरीके से कोई बात घुस जाती है, समझ जाती है, तो आपको कहीं भी वो परीक्षा में फिर सवाल कहीं भी किसी भी रूप में दिखाई पड़ते हैं, वो आप बड़े अच्छे से उनको समझ लेते हो। तो मैंने जैसे आपको बिल्कुल इस वीडियो को बनाना प्रारंभ किया, मैंने आपको कहा था कि अगर इस कंटेंट को, इस वीडियो के कंटेंट को अगर आपको याद रख अच्छे से रखने की स्थिति आपकी बनती है, तो फिर परीक्षा में आप समझ लो कि 100% आपको एक या दो सवाल इसमें से मिलने ही मिलने हैं। ये मैं हर बार के टीचिंग में मैं बोलता हूँ। और इसमें आपको पेज याद कितने रखने हैं, टोटल पेज कितने हैं? 9। टोटल पेज 9 है, नहीं 9 में एक में तो शीर्षक डला हुआ है। एक स्लाइड, दो स्लाइड, तीन स्लाइड, चार स्लाइड, 5 स्लाइड, 6 स्लाइड, 7 स्लाइड, 8 स्लाइड। 8 स्लाइड हैं, गुण तो 7 ही हैं, यानी कि आज मैंने विश्वसनीयता के 2 पेज बनाए थे। हाँ, तो कुल मिलाकर के आपको कितने, 7-8 7-8 पेज का वो आप जब रजिस्टर में लिखेंगे, रजिस्टर में तो एक ही पेज में आ जाएगा। तो ये जो सिलेबस जो चल रहा है, जिस क्रम में चल रहा है, मैं व्यवस्थित क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 उस तरीके से मैं जो डालता हूँ, उस तरीके से आप व्यवस्थित तरीके से, ये क्रम टूटेगा नहीं, ये क्रम इसी में है। मैं आपको इस वीडियो में आपको ये चीज मैं स्पष्ट कर दूं कि आप वीडियोस जो देख रहे हैं उनका बिल्कुल एक निश्चित क्रम, ऐसा नहीं कि कहीं से रैंडमली उठा करके, हम बिल्कुल पाठ्यक्रम के बढ़ते क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर जो खंड प्रारंभ हो गया है, उस खंड के वीडियो जो बढ़ते क्रम में है, वो बढ़ते क्रम में उनमें सततता है, यानी कि आपको उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद, वो आपके कॉन्सेप्ट को एक निश्चित क्रम में सेट करके बनाए हैं मैंने। ये सबसे बड़ी बात है कि कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक निश्चित क्रम में आए, जिससे आप एक अवधारणाओं को बढ़ते क्रम में और प्रत्येक चीज से जोड़ करके आप देखिए। तो चलिए विद्यार्थियों,
इस वीडियो में हमने बहुत अच्छी चर्चा करने का प्रयास किया है, कुछ चीज़ों से हम लोग जुड़े हैं और मैं समझता हूं कि इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे और सिलेबस के अन्य खंडों पर हमारी मुलाकात आपकी होती रहेगी। अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं, व्यवस्थित तरीके से नोट्स बनाएं और फिर प्रत्येक जो चीज़ है वो चीज़ फिर आपकी समझ में से कहीं बाहर जा नहीं सकती है, कभी जाएगी नहीं। निश्चित तौर पर पाठ्यक्रम के अन्य खंडों पे हमारी मुलाकात होती रहेगी, हम वहां पे बात करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।